वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर एट रावेंद्र एकेडमी। दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एलवीडीटी से। और एलवीडीटी से हम वो सारा कंटेंट कवर करेंगे जो कि सफिशिएंट होगा आपको किसी भी ए या जेई लेवल के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। एलवीडीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। बट कभी कभी इस ट्रांसड्यूसर शब्द की जगह हम यूज करते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मर, यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब इसे ट्रांसफॉर्मर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो काफी हद तक किससे मिलता है ट्रांसफॉर्मर से। अब अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलवीडीटी के केस में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस तरह से कनेक्टेड होती है। तो सेकेंडरी, सबसे पहला क्वेश्चन, देयर आर टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स इन एलवीडीटी। दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑपोजिशन। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑपोजिशन। दो क्वेश्चन यहां से आपके तैयार हो गए। अब देखिए इसका सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं। एक ही प्राइमरी वाइंडिंग होती है, राइट? प्राइमरी एक होती है और सेकेंडरी दो होती है। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग हो गई हमारी, हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। अब हमें दिखाना है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गई और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गई। अब हमारे पास दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसे सीरीज ऑपोजिशन में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एक टर्मिनल हमने यहां से ले लिया, इसे मान लिया पॉजिटिव। दूसरा टर्मिनल हमने यहां से ले लिया, इसे मान लिया नेगेटिव। और जो बाकी बचे टर्मिनल्स हैं उसको आपस में शॉर्ट कर दीजिए या कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका बन गया ट्रांसड्यूसर। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा है प्राइमरी। मैं शो कर देता हूं, ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। और ये जो दो वाइंडिंग आपको दिख रही है इसे आप बोल रहे हो सेकेंडरी वाइंडिंग। हम एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी से, और जिसकी वजह से प्राइमरी में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, मान लेते हैं ई। अब सेकेंडरी में कितने ईएमएफ इंड्यूस होंगे? एक ही ईएमएफ इंड्यूस होगा या दो ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो सेकेंडरी में याद रखना दो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि दो वाइंडिंग है। तो एक में हम मान लेते हैं ई1 प्लस माइनस, और दूसरे में हम मान लेते हैं ई2। ये हो जाएगा माइनस प्लस। और यहां हमें मिल रहा है हमारा आउटपुट वोल्टेज V0। ये है हमारा इनपुट वोल्टेज, याद रखिएगा। और ये हमें मिल रहा है हमारा आउटपुट वोल्टेज। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में केवीएल लगाइए, अप्लाई केवीएल इन सेकेंडरी वाइंडिंग। अप्लाई केवीएल इन सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग में केवीएल लगाएंगे तो हमें सीधा सीधा, जब यहां से हम चलेंगे इस पाथ को फॉलो करते हुए, तो हमें सीधे सीधे आउटपुट वोल्टेज कितना मिल जाएगा? E1 माइनस E2। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज एलवीडीटी का मिलता है वो दोनों सेकेंडरी ईएमएफ का डिफरेंस मिलता है। द आउटपुट वोल्टेज इज डिफरेंस ऑफ बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ। इसीलिए इसे डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोला जा रहा है। याद रखिएगा, डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिफरेंस है। अब यहां पे लीनियर वेरिएबल क्यों बोला जा रहा है? अब देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग हमने शो कर दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग हमने शो कर दिया, बट
प्राइमरी से सेकेंडरी फ्लक्स जाएगी तो किसकी हेल्प से जाएगी? कुछ ना कुछ हमें बीच में कोर लगाना पड़ेगा, तो यहां पे हमने लगा दिया है कोर। ये हमारा हो गया कोर। अब इस कोर को हम लीनियरली वेरी करेंगे, यानी कि लेफ्ट राइट, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम कोर को वेरी करेंगे लीनियर डायरेक्शन में, इसीलिए इसे लीनियर वेरिएबल बोला जाता है। करेक्ट। अब हम पहला वर्किंग देख लेते हैं इसकी। नाउ हम क्या करेंगे, हम इस कोर को लीनियरली डिस्प्लेस करेंगे। तो केस वन देखते हैं कैसा बनता है। केस वन मैं इसी में एडिट करके आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम अपने कोर को कहां पे रखते हैं? इसको मैं डिलीट कर देता हूं। कोर का पोजीशन अब हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोर का पोजीशन हम कर रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। कोर को देखिए हमने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब एक चीज मुझे बताइए, फ्लक्स हमेशा कैसे पाथ को फॉलो करती है? लो रिलक्टेंस पाथ को। अब यहां से सेकेंडरी वाइंडिंग वन में, ये सेकेंडरी वाइंडिंग वन है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग टू है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग वन तक जाने के लिए लो रिलक्टेंस पाथ हमें मिल रहा है या सेकेंडरी वाइंडिंग टू तक जाने के लिए? तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि जो पूरा का पूरा कोर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग वन के अंडर लाई कर रहा है, इसीलिए पूरी की पूरी फ्लक्स इससे पास होके चली जाएगी और E2 वाली यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग S2 से मिनिमम फ्लक्स जाएगी। तो EMF ज्यादा कहां पे इंड्यूस होगा बताइए? तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमें? EMF E1 इज ग्रेटर देन EMF E2। अब V नॉट हमने क्या देखा था? E1 माइनस E2। अब यहाँ पे E2 की वैल्यू बहुत बहुत कम है, E1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो V नॉट है वो पूरा का पूरा E1 से मिलके बना है। E2 इंड्यूस होगा बट उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी। सिमिलरली केस टू, अगर हम अपने कोर को राइट हैंड साइड डिस्प्लेस कर देते हैं, तो अब मुझे बताइए E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन E1। करेक्ट। और आउटपुट वोल्टेज पूरा का पूरा हम क्या मान लेंगे कि E2 से मिलके बना है, राइट। इसीलिए इसे लीनियर डिवाइस बोला जाता है। LVDT इज अ लीनियर डिवाइस। ये समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। LVDT is also called a linear device। इसे लीनियर डिवाइस भी बोला जाता है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर LVDT, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर LVDT। अब मुझे बताइए, जो हम कोर को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में लीनियरली मूव कर रहे हैं उसकी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी को अगर हम FD मान लें और प्राइमरी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है या सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को FS मान लें, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन या इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 10 होता है। ये याद रखिएगा। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सेकेंडरी का इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी कि सेकेंडरी में दो वोल्टेज इंड्यूस हो गए, मैंने आपको बताया है वो कितना दिया गया है, 1 वोल्ट दिया गया है और 1 एंगल 10 वोल्ट दिया गया है।
तो नल वोल्टेज कितना होगा एलवीडीटी का, यानी कि हमें क्या यहाँ पे पूछा गया है आउटपुट वोल्टेज। तो हमें पता है आउटपुट वोल्टेज क्या होता है V1 माइनस V2। V1 हमें दिया गया है 1, V2 हमें दिया गया है 1 एंगल 10। तो क्या ये जीरो हो जाएगा? नहीं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसे। सो 1 माइनस 1 एंगल 10 को कैसे सॉल्व करते हैं? 1 कॉस एंगल 10 प्लस j साइन 10। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपको V नॉट मिल जाएगा 0.172 वोल्ट। करेक्ट? तो ये समझ में आ रहा है। और एलवीडीटी के केस में एक और फॉर्मूला आप नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस कोर फ्रीक्वेंसी या कोर डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी। इससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोर डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी, ये रामबाण फॉर्मूला है, इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। आउटपुट वोल्टेज की क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होगी अगर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट या मैकेनिकल मोशन की फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है। मैकेनिकल मोशन यानी कि कोर को आप किस रेट से डिस्प्लेस कर रहे हो, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, किस फ्रीक्वेंसी से आप उसे डिस्प्लेस कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 15 हर्ट्ज। इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 500 प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 15 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हो जाएगी फ्रॉम 500 माइनस 15 टू 500 प्लस 15 हर्ट्ज, यानी ये हो जाएगा 485 टू 515 हर्ट्ज। ये हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज की रेंज। दूसरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एलवीडीटी है जिसमें हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, और जो कोर है एलवीडीटी का वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, और उसकी पोजीशन भी हमें बता दी गई है कि जो नल पोजीशन होती है या आइडियल पोजीशन होती है उससे 20 मिलीमीटर पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखा गया है। आपको आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, frequency of output voltage is equal to frequency of input voltage plus minus frequency of displacement। इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज दी गई है, प्लस माइनस। अब हमें बोला जा रहा है कि 20 मिलीमीटर पोजीशन पे है, नल पोजीशन पे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मतलब नल पोजीशन क्या होता है कि अगर कोर आधा आधा दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग को कवर करे उसे बोलते हैं नल पोजीशन। नल पोजीशन में आइडियली क्या होना चाहिए, E1 और E2 बराबर होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज 0। बट हमने क्या किया है, नल पोजीशन से 20 मिलीमीटर दाहिने साइड या बाएं साइड हमने उसको खिसका दिया है। बट साथ साथ में बोला जा रहा है कि एलवीडीटी का जो कोर है वो स्टेशनरी है, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। तो यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा, यानी कि 5 किलो हर्ट्ज, राइट। और यहाँ पे अगर आपसे एक चीज और पूछ ली जाती है कि जो एलवीडीटी है ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, किस टाइप का ट्रांसड्यूसर, यानी एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो ये एक एनालॉग ट्रांसड्यूसर का टाइप है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम फिजिकली रोटेट करा रहे हैं जो हमारा आप बोल सकते हो कोर है। अब
एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि एलवीडीटी की जो वाइंडिंग्स है वो किस टाइप के कोर पे वाउंड की जाती है। मैंने आपको बताया कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस टाइप के कोर पे वाउंड की जाती है, तो सेम जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर के कोर में देखा था, फेराइट कोर। फेराइट कोर पे जो एलवीडीटी की वाइंडिंग है वो वाउंड की जाती है, क्योंकि फेराइट कोर का जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन अगर आपसे पूछा जाता है एलवीडीटी का, तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या कैसा। तो हमेशा याद रखिएगा जो एलवीडीटी का ऑपरेशन है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि किसी एक कॉइल की जो फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर दे, वैसे ऑपरेशन को म्यूचुअल बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो फ्लक्स है उसने किसमें ईएमएफ जनरेट किया, सेकेंडरी में, तो ये म्यूचुअल ऑपरेशन हो गया। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर एलवीडीटी का कोर नल पोजीशन पे है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा आइडियल कंडीशन में। तो अगर एलवीडीटी का कोर नल पोजीशन पे है उसका मतलब क्या होता है कि वो आधा हिस्सा उस कोर का S1 के ऊपर है, सेकेंडरी वाइंडिंग 1, और आधा हिस्सा किसके ऊपर है, सेकेंडरी वाइंडिंग 2। मतलब दोनों से बराबर फ्लक्स जाएगी, क्योंकि दोनों को आधा आधा कवर कर रहा है। तो मतलब S1 में अगर E1 इंड्यूस हो रहा है, S2 में E2 इंड्यूस हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में E1 बराबर E2 होगा। और आउटपुट वोल्टेज हम जानते हैं क्या होता है, E1 माइनस E2, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। ये आ रहा है समझ में। बट प्रैक्टिकली आप देखोगे तो नल पोजीशन पे 0 हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आइडियल कुछ होता नहीं, या तो E1 बड़ा हो जाएगा या तो थोड़ा सा E2 बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी अ, अपने आउटपुट वोल्टेज की। अब एक एप्लीकेशन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ एलवीडीटी। तो इसका एक एप्लीकेशन है कि ये लिम्ब मूवमेंट में यूज किया जाता है, लिम्ब मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि हम आउटपुट वोल्टेज को देख के बता देते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कोर में। कोर में हम कोई भी अपना एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ भी आप उसमें जोड़ दीजिए, तो कोर के साथ साथ वो चीज भी मूव करेगी, तो हम आउटपुट वोल्टेज देख के बता देंगे कि मूवमेंट कितना हुआ है, कितने मिलीमीटर मूवमेंट हुआ है, ये हम बता सकते हैं। और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाँ एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एलवीडीटी आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है या पैसिव ट्रांसड्यूसर है। तो देखिए ट्रांसड्यूसर हम अगर पावर के बेस पे डिफाइन करें तो ट्रांसड्यूसर दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसको खुद का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी बाहर की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट पैसिव ट्रांसड्यूसर को जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल सप्लाई की। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो एलवीडीटी है ये एक्टिव है या पैसिव है, राइट। अब आई थिंक इतने क्वेश्चंस हमने सफिशिएंट कर लिए हैं। इसके बाद जो ट्रांसड्यूसर मैं कराऊंगा वो होगा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, स्ट्रेन गेज तो आज नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेन गेज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, और एलवीडीटी आप लोग मुझे बताइएगा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है या पैसिव ट्रांसड्यूसर है। थैंक यू वेरी मच।